बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। अफगान सरजमीन से बिलाइश्तियाल फायरिंग और दहशतगर्दी के मकसद से दरअंदाजी की कोशिश ने एक बार फिर हमारी सरहदी सालमियत और अवामी जान माल को शदीद खतरे में डाल दिया है, जिसका जवाब अफवाज पाकिस्तान ने दंदान चिकन अंदाज में दिया। इसी जवाबी कार्रवाई में 200 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। दुश्मन के तरबियती मराकज़, कमांड पोस्ट और सपोर्ट नेटवर्क मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिए गए, जबकि सरहदी इलाका जात में तेजी से पेशकदमी करके पाकिस्तान ने 22 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके वहां कौमी परचम लहरा दिया। अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है, बल्कि दो तरफा मुआहदों और बैन अक़वामी सरहदी उसूलों की भी पामाली है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान अपने दिफा के हक को महफूज रखता है और अगर दोबारा किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी हुई तो उसका जवाब पहले से ज्यादा सख्त और फैसला कुन होगा। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपनी सरहद को वैसा ही ट्रीट करेगा जैसे दुनिया के खुद मुख्तार मुल्क किया करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली हालिया मिला इश्तियाल फायरिंग और दहशतगर्दों की दरअंदाजी महज एक इत्तफाक है या ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की सियासत एक नए मोड़ पर आन पहुंची है, जहां सियासी हलचल, इस्तीफों और आईनी तनाज़ात के दरमियान मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब सूबे के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सूबाई असम्बली के हंगामा खेज इजलास में स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की रूलिंग के तहत होने वाले इंतखाबात में सुहेल आफरीदी को 90 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल हुई, जबकि अपोजिशन इंतखाबी अमल को गैर आईनी करार देकर वॉकआउट कर दिया। स्पीकर का मौक़िफ़ था कि साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा आइन के मुताबिक था और पार्टी चेयरमैन की नामजदगी के तहत नए वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल तौर पर कानूनी है। लेकिन अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने इंतखाबी अमल को आइनी तकाज़ों के मुनाफी करार देते हुए कहा कि एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब मुमकिन नहीं। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने हलफ के फ़ौरन बाद दो टोक ऐलान किया कि मेरे पास खोने के लिए ना पैसा है ना कुर्सी है। अगर बानी PTI को उनकी फैमिली की इजाज़त के बगैर कहीं मुंतकिल किया गया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। उन्होंने बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो डिलीवर कर भी पाएंगे या अली अमीन की तरह तनाज़ात में घिर जाएंगे। यहाँ पर अहम तर ये है कि क्या ये इंतखाब वाकई आइन के मुताबिक हुआ या अपोजिशन का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब मुमकिन नहीं। देखना यह है कि अब आगे होने क्या जा रहा है और होगा क्या। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब और इसार राना साहब। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाक अफ़गान कशीदगी के हवाले से। रज़ी साहब, ये ख़ुद अफ़गानियों ने जुर्रत की या किसी की पुश्तपनाही उन्हें हासिल थी? और मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जो अब बांगे दोहल अपने मीडिया पर यह प्रचार करते हुए नजर आए कि अफ़गानिस्तान हमारे हिस्से की जंग लड़ रहा है। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इसार राना साहब को पता है मेरा दफ्तर लिबर्टी मार्केट में भी हुआ करता था एक, ठीक है, और लिबर्टी मार्केट के ना नीचे वो ढोल बजाने वाले खड़े होते थे, ठीक है। तो वो शादियों ब्याहों पे वो पगड़ियाँ वो रंग बिरंगे कपड़े पहने होते, पीले कपड़े पहने होते। तो मैं एक दिन देख रहा था कि एक गाड़ी आके बड़ी शानदार उनके पास रुकी, एक बंदा उतरा और उसने कहा कि ढोल बजाओ। उसने ढोल बजाया, उस बंदे ने ना थोड़े से 2-4 स्टेप किए उस ढोल पे, तो फिर उसे कहने लगा अच्छा जो ढोल, उसे वो गाड़ी में बिठा के, वो बहुत बड़ी गाड़ी थी, उसमें ले गया। ये भी किसी ने ऐसा ही टेस्ट किया। अच्छा, पहले ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੁੰਡਾ ਕੱਟੇ ਦਹੀਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ने चखाया है, टेस्टर है, ठीक है। देखिए जो है वो इस वक्त एक इजलास होता है, उस इजलास के अंदर पाकिस्तान, रूस, चाइना और ईरान शामिल होते हैं और ये चारों ममालिक कहते हैं कि अफगानिस्तान से हमारे ममालिक के अंदर दरअंदाजी हो रही है। रूस भी कहता है कि जी मेरे यहाँ भी जो दरअंदाजी हुई थी जिसमें 100 से ज़ायद बंदे मारे गए थे, वो हॉल की पूरी छत गिर पड़ी थी, वो दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए थे, ठीक है। और वो अफगानिस्तान को बाकायदा वार्न किया जाता है वहाँ पे बिठा के कि भाई ये आप, उसके अगले दिन अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला कर देता, ठीक है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये माफ़ी मांग के और बड़ी तौबा करके ये बात कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स का चीफ अपने सिर्फ 2 बच्चों को कहे कि बेटा 1 घंटे के लिए आप जाओ और करके आ जाओ,
तो अफगानिस्तान में बाकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा। मतलब इतना वो थोड़ा अच्छा, सिस्टम जो जिस तरफ आपने इशारा दिया ना, मैं गुफ्तगू को इस तरफ भी लेकर आऊंगी। आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया है ये वाला, मैं आप ही से आके जवाब लूंगी इस चीज का। लेकिन इसारा ना साहब, मुझे ये बताइए कि जब ये वॉर खत्म हुई, ठीक है ना, वो वॉर खत्म से मुराद ये कि ये कहना कि सऊदी अरब और कतर के इंटरवेंशन की वजह से हम लोग इंटरवेंशन की वजह से हम लोग इसे खत्म कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ उसी मीडिया टॉक में ये जुमला भी दोहराए देना है कि पाकिस्तान पूछ ले अमेरिका, नेटो और रूस से कि जंग उनके लिए मुफीद नहीं। तो सर, जंगें कभी किसी के लिए मुफीद भी हुआ करती हैं। मुज़ाकरात की टेबल पर तो पाकिस्तान कब से आने की बातें कर रहा है। और दूसरा ये भी कि जो इससे पहले उन्होंने बात की, मतलब कि किसी के कहने पर आपने जंग रोकी, वही रजी साहब वाली गुफ्तगू आ गई कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के अगर सिपाही चाहें, उनके जांबाज चाहें, तो 2 मिनट में क्या से क्या कुछ कर दें। अच्छा देखिए, ये जो आपका जुमला है ना कि जंग को किसी के मुफाद में होती है, ये मेरा नहीं, ये अफगानी वज़ीर खारजा का जुमला ठीक है। है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि होती है मुफाद में। अगर मैं और रजी लड़ रहे हैं और उसका बेनिफिशियरी आप होने, तो जंग में तो मैं और रजी तबाह हो रहे हैं, का फायदा होगा, ठीक है ना। ना मेरा फायदा है ना रजी का फायदा तो आपका है। सो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो ये पिछले 3-4 दिन में हुआ ना, इसको एक बात को आप समझें। माजी में अफगानिस्तान से बहुत दफ़ा दरअंदाजी भी हुई, दहशतगर्दी भी हुई, पाकिस्तान ने इस तरह जवाब नहीं दिया। इस बार इस तरह जवाब इसलिए दिया है कि अब हम कोई और एक डिफरेंट किस्म के मुल्क के तौर पे सामने आए दुनिया के। हम एक मजबूत ताकतवर मुल्क के तौर पे सामने आए। यानी बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे को अमेरिका की तरफ को कुछ करे तो अमेरिका किसी वो वेट नहीं करेगा, वो अपनी ताकत का इजहार करेगा। हमने इंडिया को शिकस्त देने के बाद दुनिया को ये मनवा लिया है कि हम दुनिया की एक मजबूत अस्करी रियासत है। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है बहादुर फौज भी है और हमारे पास वो हुनरमंद भी हैं जो आज के जदीद हथियारों को इस्तेमाल करना जानते हैं। माहिर और महारत दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ज़रूर आता है, वो ये है कि ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ हमें इस तरह की जंग करनी पड़ गई। अच्छा। 3 साल पहले तो हम गए थे जब वो नेटो फोर्सेस भागी थी, हमने जाके चाय का कप पिया था वहाँ, वो सारे हमारे पीछे भाग रहे थे। हम वहाँ बॉस की शक्ल में गए थे, हमारी हैसियत वहाँ बॉस वाली थी। वो एक चाय का कप जो है, वो चाहे जितना मर्जी महंगा कप पड़ा हो, लेकिन हम वहाँ बॉस थे। उन्होंने हमारा इस्तकबाल ऐसे किया था निजात दहिंदा के तौर पे कि जैसे हमने नेटो फोर्सेस को भगाया है। तो ये 3 साल में ऐसी कौन सी शानदार डिप्लोमेसी हुई है और जो जिसने अफगानिस्तान को हमारा दुश्मन बना के रख दिया और वो भारत की गोद में जाके बैठ गया और जनाब भारत के साथ वो पैक्ट कर रहे हैं, दिफाई मुआहदा कर रहे हैं। 1990 से ये भी बड़ी आपने दुरुस्त निशान दी कि देखिए, एक तरफ दिफाई मुआहदा हो रहा है, उनका वज़ीर खारजा वहां पर मौजूद भी है, दूसरी तरफ यहाँ पर सरहदों पर कशीदगी शुरू हो जाती है। सारा वो तो मगज को बाग में जाने ना दीजो कि नाहक खून परवाने का होगा। ये कंटिन्यूटी है ना। वो वहां गया है, बात हुई है, इंडिया ने अभी रजी जो कह रहे थे कि टेस्टर लगाया, देखा कि ये कितना लड़ सकते हैं, कितनी हमारी तरह मार खा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल मैं वहीं पे खड़ा हूं कि हमारी डिप्लोमेसी जो है वो कहां पे उसका डिजास्टर हुआ कि वो अफगानी जिनके लिए हमने ये जमीन, हमने अपनी बाहें फैला दी, वो हमारे दामन में आके बैठे, यहां पे हमसे ज्यादा अमीर हो गए। रजी सुबह से लेके शाम तक काम करता है, उतने नहीं कमाता जितने वो मुख्तलिफ क्या नाम है मार्केटों में बैठे हुए ताजिर कमा रहे हैं, छलियां ला के जितना कमा रहे हैं। सो मैं उनके दिल से एहतराम करता हूँ, छली बेचने वालों का, पॉलिश करने वालों का मुझसे अजीम है, वो मेहनत के साथ अपना कमा रहे। लेकिन इसके बावजूद मेरा तो दिल करता है मैं मातम करूं अपने डिप्लोमेसी के ऊपर, ये खारजा अमूर के बादशाहों के ऊपर, जिन्होंने एक मुल्क जो 3 साल पहले हमारे पीछे पीछे भाग रहा था, आज हमारा दुश्मन बना के सामने खड़ा कर दिया। रज़ी साहब, एक तो आपने इस सवाल का जवाब देना, दूसरा ये कि आपने जो बात की थी ना कि हमारे पाक अफवाज के जांबाज चाहें तो 10 मिनट में क्या से क्या कर सकते हैं। सर, हमारा तो डिफेंस सिस्टम मजबूत है, इसका हमने अमली नमूना पेश भी कर दिया, एक बार नहीं कई बार। उनका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, लेकिन उनका जो और एक सिस्टम है प्रॉक्सी वॉर के थ्रू, क्या आपको लगता है कि केपी वाली साइड पर, बलूचिस्तान वाली साइड पर, फाटा वाली साइड पर एक नई गुरिल्ला वॉर शुरू हो सकती है? देखिए, प्रॉक्सी वॉर होती ही गुरिल्ला वॉर है और गुरिल्ला वॉर के अंदर आपको सोसाइटी के अंदर होना चाहिए।
अंदर से आप कर सकते हैं, बाहर से अगर गुरेला आएगा लड़ने के लिए तो वो मारा जाएगा। सही। लिहाजा अगर तो उनको ये जो हम कहते हैं कि उनकी जो सिंपथाइजर हैं केपी के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर, उनको आप पहले ख़त्म कीजिए तो इन इलाकों के अंदर अमन आएगा। तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है, मैंने इनकी बात जो है जो इन्होंने कही कि हमने क्या डिप्लोमेसी की, सर हमारे साथ धोखा हुआ। और उस वक्त जो लोग जो थे जो कि उस वक्त मुख्तलिफ किस्म के सियासी उथल पुथल के अंदर मसरूफ़ थे, किसी को लाने और किसी को भेजने के अंदर मसरूफ़ थे, किसी की लॉन्चिंग हो रही थी, उनको इस बात का ध्यान करना चाहिए था जब तालिबान ने ये कहा था कि हम इस्लामाबाद को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का मरकज़ नहीं बनाएंगे। तो उस वक्त किसी के दिमाग के अंदर ये बात आनी चाहिए थी। फिर उन्होंने कहा, हमने कहा कि आप सऊदी अरब बना लीजिए, उन्होंने कहा नहीं हम दोहा बनाएंगे, कतर बनाएंगे। फिर उन्होंने कतर के अंदर मुज़ाकरात किए और ये मुज़ाकरात 5-7 साल चले अमेरिका के साथ। हमें वो और अमेरिकन कुछ और बताते रहे, और अमेरिकन और तालिबान की कम्युनिकेशन ज़ल्मे खलीलजाद के जरिए कुछ और रही। नंबर 2, हमने एग्रीमेंट में ये भी लिखवाया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन अमलन उस पर अमल नहीं हुआ हमारे साथ पास। तो अब जाके 2022 में इंकशाफ हुआ ये पिछले 10 साल से हमें धोखा दे रहे थे, लेकिन हम इसका इतराफ़ नहीं करते, क्योंकि फिर बहुत सारी शख्सियात के ऊपर और चाय के कप के ऊपर सवालिया निशान लग जाते हैं कि सर आपकी टोटल इल्मी लियाकत क्या थी, अगर आप ये असेस नहीं कर सके कि आपके साथ हाथ हो रहा है। मैं इससे आगे और कुछ नहीं कह सकता, एक बात। दूसरी बात, मौजूदा जो एपिसोड है वो शुरू कहाँ से होता है, हम जरा उसका बैकग्राउंड का जायजा ले लें। वो शुरू यहाँ से होता है कि अमेरिकन सदर जनाब डोनाल्ड जे ट्रंप साहब कहते हैं कि जी बागराम का हवाई अड्डा जो है, जो काबुल से परली तरफ है हमारे यहाँ से, जहाँ से हम बात कर रहे हैं, वो हमें वापस चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ पे 20,000 लोगों के क़याम का एक लग्जूरियस बंदोबस्त कर रखा है, ठीक है। और ज़ाहिर उनकी अफवाज का मेन अड्डा या अहम मस्तकर वही था। और ये अड्डा बाय द वे अमेरिका ने तामीर नहीं किया था, ये जब रूस बहादुर आया था तो उसने तामीर किया था, अमेरिका ने उसको फर्दर डेवलप किया। और उसके ऊपर रूस कहता है, चाइना कहता है, पाकिस्तान कहता है, ईरान कहता है कि हम ये अड्डा नहीं लेने देंगे, या इस जगह पे उसको आके नहीं बैठना चाहिए। वहाँ पे बैठकर पाकिस्तान की एटमी तनसीबात और चीन की एटमी तनसीबात, अमेरिकन जहाज अगर वहाँ से उड़ते हैं तो 45 मिनट से लेके 1 घंटा 45 मिनट के फासले पे हैं। अगर J-35 स्टेल्थ होते हैं तो फिर तो फासला इससे भी कम हो जाता है। तो ना पाकिस्तान ये अफोर्ड करता है कि अमेरिका यहाँ पे आके बैठे, ना चाइना ये अफोर्ड करता है। और इन चारों ममालिक ने अपना रिजॉल्व जो था वो कुछ देर पहले दिया कि भाई इस इलाके के अंदर आप ये अमेरिका को नहीं, लेकिन पॉइंट ले लीजिए। अब प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि पाकिस्तान के जर्नैल जो हैं वो चूंकि बगराम देना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के जर्नैल बगराम कैसे अफगानिस्तान से लेके अमेरिका को देना चाह रहे हैं। और चूंकि अफगानिस्तान ने इनकार किया, जो उन्होंने नहीं किया, तो पाकिस्तान ने इसकी सजा दी है। ये मतलब कि अजीबोगरीब प्रोपेगेंडा जो कि इंडियन और पीटीआई की आईडीज जो हैं, गैर मुल्की मुकीम आईडीज जो हैं, ये करती हुई पाई जा रही हैं। भाई कोई लॉजिक होती है किसी बात के अंदर? अफगानिस्तान का अड्डा पाकिस्तान के जर्नैल कैसे लेके दे सकते हैं? पॉइंट आपका आ गया, लेकिन जहां से हमने गुफ्तगू का आगाज किया था, इसार रना साहब, मेरे पास चूंकि लास्ट 2 मिनट से ब्रेक सेगमेंट को मैंने क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है। रज़ी साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ आपके सवाल के जवाब में, ठीक है ना, अफगानिस्तान के मामले। हाँ, उनका सवाल था ना। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर हमारे साथ धोखा हुआ, ठीक है ना, मैं अब एक बड़े लेवल पर बात कर रही हूँ, तो सर कई दिहाइयों तक अपने मुल्क में जो हमने अफगानियों को पनाह दे रखी, अब जब हम उनको कहेंगे कि आप मुल्क से चले जाइए, हम उनको निकालने का फैसला कर चुके हैं, रियासत फैसला कर चुकी है, वज़ीर दिफा बयान दे बैठे हैं कि अफगान महाजरीन को वतन वापस जाना होगा, वज़ीर दाखिला होगा। देखें, एक तो धोखे की जहाँ तक बात है ना, तो एडे भोले हैं असी कि हर बारी धोखा खा जाते हैं। खाना खाए ना खाए, धोखा जरूर खाना है हमने, है 10 साल पहले खा लें, अब फिर 10 साल बाद कहीं हम कहें कि हमने फिर धोखा खा लिया था अमेरिका से, तो आखिर हम धोखे ही खाते रहेंगे। अवाम धक्के खाएगी, हम रियासत धोखा खाएगी।
तो भाई बात ये है कि फिर आप मुझे बताएं मैं किसका गिरेबान पकड़ूं, किससे सवाल करूं कि भाई धोखा होता तो तुम्हें क्यों नहीं पता चलता। अच्छा। हर वारी एडे तुसी भोली हो कि मैं भोली हाँ, तो वो मतलब वो कहती है वो भोली बेहतर थी जो कहती है एडी भी भोली नहीं की। हम हर दफा धोखा खा जाते हैं, हर दफा हमारे साथ हाथ हो जाता है। असल बात यह है कि जब तक देखें एक मुस्तकिल आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे ना, यही तालिबान हमारे हीरो थे, यही तालिबान हमारे जनाब, हम इन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल देते थे, ठीक है। इन्हीं तालिबान के साथ मिलके हमने सोवियत यूनियन को भगाया, उसके बाद यही तालिबान हम दुश्मन हो गए, यही तालिबान से हमारी कुट्टी हो गई और यही तालिबान आज हमारे साथ खड़े। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि 9/11 की जंग हमारी थी नहीं, हमारे गले डाल दी गई। हमें फोन करके कहा गया कि अब ये जंग तुमने लड़नी है अपने खित्ते पे और तुम इससे इनकार नहीं कर सकते। और हमारे मर्दे आने का जी ठीक है जनाब, हम आपकी बात मान लेते। और उससे पहले एक मर्दे आहा ने अफगान मुहाजिरीन को लाके यहां बिठा लिया। तो गिरेबान फिर हमारे हाथ खाली हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। तो मैं ये समझता हूं कि भाई अभी भी एक वक्त है, मजीद धोखा ना खाएं, जरा गौर फरमाएं, ठीक है ना। और एक ऐसी पॉलिसी, एक अमेरिका पे आप हमेशा यकीन करते हैं। एक फिक्रा ले ले, इसका वाहिद हाल ये है कि आप इन पॉलिसीज को पार्लियामेंट के अंदर लेके आए, अल्लाह तुम्हारा भला करे। लो जी देखे ना, रजीद ने कैसी बड़ी बात कह दी, मसला हल कर। यकीन करो मैं वहां पहुंच नहीं सकता, नहीं तो मैंने माथा चूम लेना था कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसे फैसले करने दे। आप कहां से चूमे? नहीं, देखे मेरी बात, जो चीजें मुझे नजर आएंगी ना, मैं कोई बात नहीं है। आप और मैं दोनों वजू करते हुए पता नहीं चलता मुंह कहां तक सामने धो रहे हैं। मुख्तसर ये कि पार्लियामेंट अवामी नुमाइंदों को फैसला करने दें, अवामी नुमाइंदों को फैसला करने दें, ताकि हम उनका गिरबान भी पकड़े ना, हम उन्हें वोट देते हैं। वज़ीर आला कर रहे थे सुहेल अफरीदी साहब मुंतखब हो चुके हैं। अब उनके ओहदे पर जो उनका एक हलफ उठाने का अमल है कि वो मुकम्मल हो पाता है या नहीं हो पाता, ये एक मुअम्मा बन चुका है। इसको आके डिस्कस करते हैं राइट आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड जी। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आज एक और जमहूरी अमल मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए मुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब 90 वोटों के साथ जो थे ना वो कामयाब करार पाए। उनके अपोजिट 3 और रहनुमा जो थे वो असम्बली में खड़े हुए। ये एक खुशाइन बात है कि जमहूरी अमल में पार्टिसिपेट किया अपोजिशन जमातों ने, वो अलग बात है कि वो वोटिंग के दौरान वहाँ से वॉकआउट कर गए। अच्छा, अब एक मसला बना हुआ है कि पीटीआई के जो क्या कहते हैं साबिक वज़ीर आला थे अली गंडापुर साहब, उनका तो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया अभी तक गवर्नर कुंडी साहब की जानिब से। और इस बात के बारे में गुफ्तगू आज उस्मा बुखारी साहबा ने भी की अपनी प्रेस टॉक में। बहरहाल जो भी है ये मामला होगा क्या, इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल की लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो जो है ना वज़ीर आला के पी मुंतखब हो चुके हैं। मुंतखब होने के बाद उन्होंने जो चंद बातें की, मैं चाहूँगी कि ज़रा वो आप सुनिए, फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का है और यहाँ पर सिर्फ इमरान खान की चलेगी इंशाल्लाह। अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचाऊँ, मेहनत करके पहुँचाऊँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, मैं पख्तून हूँ और मैं फख्र करता हूँ कि मैं कबायली हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान की रिहाई के लिए मैंने आज से जो है इक़दाम उठाने शुरू कर देने हैं। एहतिजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना इस कुर्सी के लालच है, क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं इस तरह ला दूंगा और उधर पड़ी होती इंशाल्लाह। जैसा मैं था ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं रहूंगा इंशाल्लाह। जी इसाराना साहब, ये जो फर्स्ट स्पीच है, ये जो फर्स्ट एंट्री है, आप इससे क्या एक जो है ना मंजरनामा देख रहे हैं आने वाली खैबर पख्तूनख्वा की सियासत का? और दूसरा ये भी एक जुमला मैं उनका ऐड ऑन करना चाह रही हूँ उन्हीं की गुफ्तगू का कि एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैंपियन हूँ, तो क्या फोर्स ही कर रहे हैं? यानी जैसे फिल्म का जो ट्रेलर होता है ना, वो पूरी फिल्म को बता देता है। टीजर अब हम चैनल्स पे चलते हैं, टीजर ट्रेलर हो गया, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, ये पिक्चर कितनी ज्यादा इसमें एक्शन भी होगा, सस्पेंस भी होगा और थ्रिलर भी होगी ये फिल्म, लेकिन इसका फायदा आवाम को होगा या नहीं होगा इस पे मैं नहीं अभी बात कर रहा। अच्छा,
क्योंकि केपी के सूबे को ज़रूरत है एक मुस्तहकम, सियासी तौर पे मुस्तहकम हुकूमत की। ठीक। वहाँ पे मल्टीपल इश्यूज हैं, मिसाल के तौर पे दहशतगर्दी है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों के घर से सोना निकल आए तो फिर वैसे ही चौधरी जो हैं उस घर पे नज़र रखे होते हैं, तो मिनरल्स का भी इशू है। फिर भारत के लिए भी सॉफ्ट जो अटैक का वो है, वो टारगेट वो है, अफगानिस्तान भी वो लगता है। ये 4-5 चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि जो नए वज़ीर आला आए हैं उनके तकरीर अपनी जगह पे, उन्हें दानिशमंदी से अपनी हुकूमत को चलाना चाहिए। इसी तरह इदारों को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि जमहूर की सियासत में तो जमहूर का ही सिक्का चलेगा। ठीक। और वहाँ पे अगर उनकी पार्लियामेंट ने उन्हें मुंतखब किया तो उसे खुले दिलों तस्लीम भी कर लेना चाहिए। हाँ, निगोशिएशन, इंगेजमेंट जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके बगैर पाकिस्तान का तसव्वुर मुमकिन नहीं है, ये हकीकत है। ठीक है, और दुनिया में किसी जगह पे भी इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से तो वैसे ही नहीं मुल्क चल सकता उनके बगैर। तो एक जुमला सुन लें जो हासिल गजल है, वो ये कि इसी तरह पीटीआई जो है केपीके की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है। एग्जैक्टली, ये मैं ठीक है ना, मैं आपका पढ़ लेता हूँ ना, दिमाग आपके मेरे शामदा चक्कर है। तो वो अगर हम टकराव की तरफ जाएंगे तो इसका किसी तरह से ना आवाम को ना रियासत को फायदा है। हाँ। असल ये है कि बैठ के कोई रास्ते निकाले जाएं और एक दूसरे को तस्लीम करके आगे बढ़ा जाए। पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की है, पीटीआई भी पाकिस्तान की है, और ये दोनों ही इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं। मैं ये बात कहने में कहीं कोई आर महसूस नहीं करता कि मैं दोनों को मुहिब्बे वतन समझता हूं, दोनों को पाकिस्तान का स्टेक होल्डर समझता हूं, और मैं दोनों से दरखास्त करूंगा, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमने आगे बढ़ना है, हमें बहुत चैलेंजेस हैं, तो बेहतर ये होगा कि हम बैठ के कोई रास्ता निकाल लें। ठीक है रज़ी साहब, वज़ीर आला नए हैं लेकिन बहरान वही पुराने हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है कि स्टेबिलिटी किस हद तक आ सकती है केपीके में नए वज़ीर आला के मुंतखब होने के बाद, लेकिन उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं हो पाएगा जब तक वहाँ के जो गवर्नर साहब हैं या वो दीगर जो सियासी जमातें हैं वो चीज़ को एक्सेप्ट ना कर लें कि यही अब वज़ीर आला होंगे, क्योंकि एक मैसेज तो कन्वे कर दिया गया इदारों को, रियासत को, सिस्टम को, कि आप इनकार करते रहे, हमने तो इसी को मुंतखब करवाना है। और नाज़रीन, 2 तबसरा निगारों के बाद अब मेरी बारी है। मुझे आज इस आपने ये जो सवाल किया जी, और इस सवाल के दौरान ही मेरे भाई इसार राना पे जो नई नवेली दुल्हन वाला नूर चमका, जिस तरह वो खुश हुए और जिस तरह से उनके चेहरे के ऊपर मुसर्रत जो थी वो आया थी, खुदा की कसम इस दफा इस तरह के 100 चीफ मिनिस्टर उस पे कुर्बान अगर मेरे भाई के चेहरे पे ये मुस्कुराहट कायम रहे। हम दुखों के मारे और टेंशन के मरीजों के चेहरे के ऊपर ऐसी मुस्कुराहट खाल खाल नजर आती है, ठीक है ना। और शायद ये कभी किसी जमाने में जब आज से 25-30 साल पहले इनकी शादी हुई हो तो ऐसी मुस्कुराहट इनके चेहरे पे आई हो जो आज चीफ मिनिस्टर केपीके के हवाले से सुन के आई है। मैंने कहा ये मैं बात कर दूं। देखिए बात ये है कि ये मुल्क जो है मैंडेट तस्लीम ना करने की बुनियाद के ऊपर 2 लख्त हो चुका है। इसलिए मैं तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीने वाला आदमी हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जिसका जो भी मैंडेट है और जिस तरह भी उसने लिया है उसका एहतराम किया जाए और उसके अंदर कोई भी करोचना फेरा जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये पार्लियामेंट के अंदर के जनाब आप मुस्तकबिल नहीं कर सकते थे, वोटिंग नहीं हो सकती थी, पोलिंग नहीं हो सकती थी, ये सारा पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसको चलने दिया जाए। अपोजिशन अगर बेहतर समझेगी इसको जुडिशरी में ले जाएगी, अपनी दाढ़ी और अपनी इज्जत जाके जजेस के हाथ में पकड़ा देगी। अगर वो इसको नामुनासिब समझेगी वो इसी के अंदर कंटिन्यू करेगी। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जो अमली जिंदगी होती है ना, जो गवर्नेंस चलानी होती है, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो कुछ और होते हैं, और जो स्टेज पे खड़े होकर नारे लगवाना होता है या फायरी किस्म की स्पीच करनी होती है वो कुछ और होती है।
तो नंबर 2, अभी इनकी एक वीडियो किसी ने मेरे साथ शेयर की हुई थी, शायद हालिया ही थी, कि ये महकमा तालीम के एक इजलास की कोई सदारत कर रहे हैं और वहाँ पे वो जो है वो कागज़ फाड़ के और वो जो असातिज़ा या जो महकमा तालीम के अफसरान हैं उनके मुंह के ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो इस तरह के हैं। इसके पहले मेरा मतलब है कि जो अगर उनका अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई रवैया सामने आया, हैविंग सेड दैट, देखिए वहाँ के लोगों ने इनके इंतखाब के लिए इनकी पार्टी को मैंडेट दिया है और उन्होंने इनको नामजद किया है और उनको काम करने दिया जाना चाहिए। मुझे ये बताएगा कि गवर्नर ने चूंकि अभी तक इस्तीफा कबूल नहीं किया हुआ, तो आपको लगता है कि उसके बावजूद वज़ीर आला केपी का जो इलेक्शन है वो दुरुस्त आपकी दानिश के मुताबिक? नहीं, मैं इसको देखिए, अगर वो इस्तीफा कबूल कर भी लें तो फिर भी तो उन्होंने ही मुंतखब होना है ना। सही, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी पार्टी ने उनको नामजद किया, खूब ठोंक के पार्टी के 92 में से 90 अरकान ने उनको वोट दिया। वाले तो बंदे कहते थे, करकुंडी साहब भी कहा करते थे, अभी भी 30 लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, हम जब चाहे अदम एतमाद ला सकते हैं। नहीं आए ना, कुंडी साहब नहीं ला सके ना उन लोगों को। और मैं समझता हूं कि इसमें पॉजिटिव चीज आई है, ये जो पीटीआई का सोशल मीडिया ट्रोल है, जो हर एक को चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू का नारा लगा रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह असद कैसर साहब की इमामत में उन तमाम चोर डाकुओं के दर के ऊपर उन्होंने हाजिरी भी दी। अच्छा। वहां पे हाथ बांध के बैठे और चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए दावत भी मांगा। मेरा ख्याल है कि अब सोशल मीडिया के उन ओवरसीज ट्रोल को चोर डाकू की गर्दान खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि उन चोर डाकुओं के दर पे हाजिरी दी गई है। क्विकली जरा जवाब दीजिएगा राना साहब कि ये दुरुस्त किया सियासी अमल या गलत था? देखें, एक तो बात ये कि मैं रजी का मशकूर कि रजी मेरी मुस्कुराहट और खुशी को महसूस करते हैं। शुक्र है पंजाब में कोई तो है, मैं यही कहने लगा, पंजाब में कोई तो है जो हमारी खुशी को महसूस करता है या बर्दाश्त करता है। नहीं तो पंजाब में तो बहुत लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो हमारे चेहरे से खुशी क्या, हमारे चेहरे से इत्मीनान सब कुछ निचोड़ के पिछले 15 करोड़ की चीफ मिनिस्टर जो है वो मुझे दादा कहती है यार, और मैं आपकी खुशी को महसूस करता हूँ, आपको और क्या चाहिए? यार सुन लेना, कसम से मैं यही तो कहने लगा था, मैं यही तो कहने लगा था कि मुझे आज ऐसा लगा कि जैसे मरियम साहिबा ने मेरी खुशी में खुशी का इजहार किया, क्योंकि अब रजी साहब अगर कुछ कह रहे हैं तो मैं ये समझता हूं कि मरियम साहिबा को की आशीर्वाद हासिल होगी, क्योंकि रजी जो बाज़-औक़ात गोले चलाते हैं ना और उसके बाद ये गोले वापस ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ने समझाता भी है और रोकता भी है, ये एक अच्छी बात है। अब मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, रजी एक वॉरियर है, ठीक है, मेरी इनकी मेहरबानी है कि ये मेरे साथ खुश खुश रहते हैं। और आखिरी सवाल ये कि ये जो अब जा रहे हैं ना कि जी हम अदालत में जाएंगे, तो अदालत तो कह चुकी है पहले ही कि पार्लियामेंट के फैसले सुप्रीम होते हैं, ठीक है ना, जो पार्लियामेंट फैसले करती है अदालत तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये अलहदा बात है कि कासिम सूरी का फैसला जो है वो खिलाफ आइन हो जाए और क्या कहते हैं हमारे कौमी असम्बली के मौजूदा जो स्पीकर हैं उनका हर फैसले को मान लिया जाए। अगर ऐसा करना है सुप्रीम कोर्ट ने या अदालतों ने तो उनकी मर्जी है भाई, हम क्या कह सकते हैं। 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तानियों को मेरा ख्याल है ये हक भी नहीं रहा है। चलें इसारा साहब, आप अदालती मामला मतलब इनके अदालत मामला ले आए हैं, मुझे भी इस बारे में बात करनी, क्योंकि सिर्फ एक फरीक अदालत जाने को राजी नहीं है। सलमान अखमद साहब इस सिलसिले में पटिशन जो है वो फाइल कर चुके हैं पेशावर हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम का सहारा लेते हुए। ब्रेक के बाद आके मैं इसको डिस्कस करूंगी कि वाकई स्मूथ ट्रांजिशन होगी या कुछ टेक्निकल ग्लिचेस, अभी भी पॉलिटिकल ग्लिचेस नजर आ रहे हैं। रज़ी साहब आपको एक ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। रज़ी साहब, आज मैं फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुव्वत शाह साहब को सुन रही थी एक जगह, उन्होंने कहा कि अब अपोजिशन का, ये दीगर सियासी जमातों का ये अदालत जाना बिला जवाज़ है। ये एक आइनी तरीक़ाकार था जो कि मुकम्मल हो गया। मीनवाइल अब सलमान अखमद रज़ी साहब ने भी एक पटिशन फाइल कर दी है पेशावर हाई कोर्ट में। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का सहारा लेते हुए कहा है कि चूँकि जो सूबे का चीफ जस्टिस है वो भी चीफ जस्टिस के इख्तियारात रखता है, तो लिहाजा अब वो जिसको भी कहना चाहें तो वो जो है वो इसका उनका सुहेल आफरीदी साहब का हलफ जो है वो ले सकते हैं। तो क्योंकि आसार तो नज़र नहीं आ रहे कि करीम कुंडी साहब जो हैं वो उनकी तकरीब हल्फबरदारी का जो है ना वो बेड़ा सर पर उठाएंगे, तो आपको स्मूथ ट्रांजिशन होती हुई नज़र आ रही है या आपको कोई पॉलिटिकल ग्लिच नज़र आ रहा है अभी भी? देखिए, अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछे ना जी, तो ये जो वकला है ना इनकी अकल बहुत महदूद होती है, वरना तो ये आइन और कानून के बड़ी बड़ी मुशगाफियां अगे तुसी यानी मुश्किल चल रहे हो हुन तुसी वकला नु कह के हमने मगर अच्छे अदालत से बाहर कुछ सूझता ही नहीं है अच्छे लफ्ज़ से कि जेड़ा भी काम होवे अदालत में पिटीशन तुन दो, अदालत में पिटीशन पा दो। अरे भाई,
इसके ऊपर अगर आपने गवर्नर को बाईपास करना है तो आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है। अच्छा। आप फेडरल गवर्नमेंट को लिखें। फेडरल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंसी अगर नहीं कहती गवर्नर को कि आप हलफ ले लें, तो वो गंदे होंगे ना पॉलिटिकली, उनको गंदा कीजिए कि आपके मैंडेट का एहतराम नहीं कर रहे। अब आपके सामने जाके कहे कि जनाब हमारे मैंडेट का एहतराम नहीं किया, ठीक है ना। अगर आपको करना है, चूंकि वकील है लिहाजा अदालत के बगैर कुछ सूझता ही नहीं है। और जनाब वो फिर क्योंकि मुखालफिन ने इल्जाम भी लगा दिया इस हवाले से, मैं तो वो इल्जाम दोहराने की भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से कुछ इल्जाम भी तैर रहे हैं। असल में देखिए, आपके पास ऑप्शन है कि गवर्नर आपका नहीं ले रहा ना, आप वफाकी हुकूमत को शिकायत लगाएं कि जनाब ये हमारा मैंडेट है, ये नहीं ले रहा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप प्रेसिडेंट को भी कह सकते हैं, प्रेसिडेंट इज द सिंबल ऑफ फेडरेशन। पहली तो बात ये हो गई। और नंबर 2, अपोजिशन ने क्या जाना था अदालत में, वो जीती हुई पार्टी खुद टूट गई है कि अदालत जो है वो हालत ले ले। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है ना जी। और मेरा ख्याल ये है कि ये सियासत है, सियासतदानों को ये बात समझनी होगी कि अगर वो अपने मामलात को पार्लिमानी या जमहूरी मामलात को खुद बैठ के तय नहीं करेंगे, तो फिर जो भी बैठ के तय करने आएगा तो ये उसकी तरफ देखते रह जाएंगे, सारी रोटी वो खुद खा जाएगा। इसार राना समझते हैं मैंने किस मिसाल का हवाला दिया है। तो इसलिए इन्हें आपस में बैठ के मामलात करने चाहिए। इलेक्शन से पहले तो एक दूसरे के घर जा रहे थे और गुडी गुडी हो रहा था, मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा था, चाय पेश हो रही थी, उसके साथ हलवा खिलाया जा रहा था। और ये एकदम इलेक्शन के बाद क्या वही लोग जो हैं आपस में राब्ता करके इस मामले को तय नहीं कर सकते? मेरी ख्वाहिश है, तमन्नाएं हैं और गुजारिश भी है कि जिस तरह इलेक्शन से पहले आपने इलेक्शन कैंपेन की है, अब बैठ के उन्हीं पार्टियों के साथ, क्योंकि उन्हीं में से गवर्नर है, उन्हीं में से चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ठीक है। इसार राना साहब, जो बातें आंसू अफरीदी साहब ने की, आपको लगता है वो डिलीवर कर पाएंगे? मैं 2 अहम बातों के हवाले से बात करूँ। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई, एक उन्होंने कहा कि अगर बानी PTI को उनकी फैमिली की इजाजत के बगैर कहीं मुंतकिल किया गया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। और इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि रिहाई की बात नहीं की तो नहीं, रिहाई की बात की थी, रिहाई की बात की थी, वाला बात हम शॉर्ट नहीं चला सके। डिलीवर कर पाएंगे? देखें, 2 चीज़ें एक तो ये जो जेल वाला इशू आया है ना सामने, इसकी कहीं ना कहीं से वजाहत होनी चाहिए कि अगर वाकई कोई ऐसी जेल है, बनाई गई है या बनाई जा रही है जिसमें इमरान खान को भेजा जाएगा। इस्लामाबाद में कोई बनी है? हाँ जी, हाँ। तो उसकी वजाहत होनी चाहिए कि ये जेल किस मकसद के लिए बनाई गई है और इसमें कौन लोग रहेंगे, या कल्ला ही शेर रहेगा। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे अकेले कोई रखा जाएगा या क्या, लेकिन इसकी वजाहत होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है सॉरी, कि जो KPK का सिस्टम है, अभी रजीब ने यार एक फिक्रा आया है। जी हाँ। जंगल में अकेला शेर नहीं होता, बाकी भी तो होते हैं। नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि शेर को जकड़ दिया जाता है और बाकियों को खुला छोड़ दिया जाता है। हो जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये कि वो इलाका छोड़ जाता है, हाँ। जकड़ा नहीं जाता वो कभी। नहीं, लेकिन बहुत सारे शेर जो हैं वो क्या नाम है, एक शेर को ना, मैंने कहा इलाका छोड़ जाता है। एक शेर को अमेरिका ले जाया गया चिड़ियाघर में। अच्छा। तो जब वो शेर वहाँ गया ना, तो ज़रियाब उसको ना जाते ही एक ना केले पेश किए गए, तो शेर ने खा लिए। फिर शाम को केले पेश किए गए, फिर उसने खा लिए। सुबह फिर वो नाश्ते में केले पेश किए गए, तो शेर ने आदमी से कहा कि यार मैं शेर हूँ, मुझे आप केले खिला रहे। उसने कहा तू शेर है लेकिन तू बांदर दे वीज़े ते आए हैं, ठीक है। तो बांदर दे वीज़े ते आए, शेरों की नहीं मैं बात कर रहा, मैं वैसे एक शेर की बात कर रहा था। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, मेरी बात सुने, रजी ने अभी कहा, रजी आज टोटली बिल्कुल एक डेमोक्रेट की तरह बात करें। उन्हें ना PTI से कोई गर्ज है ना किसी से, वो 2 दफ़ा डेमोक्रेसी की, पार्लियामेंट सिस्टम, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि अभी रजी ने कहा कि भाई सदर जरदारी से राब्ता कर लें, तो सदर जरदारी के तो बंदे हैं वो कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी के तो नुमाइंदे। पीपल्स पार्टी तो बड़ी बड़ी डेमोक्रेट बनती है। हाँ, तो वो अपने बंदे को कहेंगे ना। अपने बंदे को खुद क्यों नहीं कह रहे है कि कुंडी ना खड़का, क्या नाम है वो सीधा वो क्या नाम है जमहूरियत को आने दो। यार तुम रास्ते में खुद जमहूरियत के तुम क्या नाम है कांटे बिछाते हो, तुम सिस्टम नहीं चलने देते। 80 नहीं मानते जी, 80 नहीं मानते जी। ये बातें जो इसार राना कर रहा है, ये बात जो है वो PTI के बंदे को करनी चाहिए
कि भाई आप तो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं और हमारा मैंडेट आप तस्लीम नहीं कर नहीं रहे। नहीं, वो कहते होंगे, लेकिन वो कहते हैं हम नहीं सुनते। हर बार वो कहते हैं मेरे चीची दा छल्ला माई ला लिया, घर जाके शिकायत अभी तक नहीं मैंने ठीक है भाई, सुना। किसको शिकायतें लगानी है यार आपने? आप एक सिस्टम को चलने दें। आप तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े डेमोक्रेट बनते, आप तो कहते हैं ये सिस्टम ही यूं था। तो जो सिस्टम जिसको आप मान रहे हैं, जिसका आप इससे, उसको तो चलने देना, उसको ही तस्लीम कर लें यार। हमने कुछ तय कर लिया है कि कोई काम हमने दूध मेंगनिया डाले बगैर नहीं देना। अच्छा, हर गल च ना कोई अड़िच, फिर तो आप जिम्मेदार किसी और को कह देते, ओ जी इंजीनियर, वो जी इंजीनियर, ओ आप खुद सब कुछ बेड़ा गर्क करते हैं निजाम का। करने दें ना, चलने दें, एक्सपोज हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आखिरी बात, मुझे पता है आप ऐसे करिए, इसका मतलब होता है कि आपने ब्रेक खत्म, लेनी है। हाँ, मैं समझ रहा हूं, मैं काफी बचपन से समझदार हूं। मैं एक चीज आपको बता दूं कि मुझे इस वजीर आला से हमदर्दी इसलिए है कि इसके अकाउंट में मेरे जितने पैसे हैं, 4.5 लाख, इसका घर भी मेरे जितना ही छोटा है, 5.5 मरले का। मेरा तो हीरो है भाई वो। हर वो गरीब आदमी हीरो है जो मेरी तरह का है, जिसे गुर्बत जिसने देखी है, जिसे भूख का पता है, जो नीचे से चल के आया है, जो कॉस्मेटिक हीरो नहीं है। मेरा तो हीरो है भाई वो। मैं तो उसकी कामयाबी के लिए दुआ कर रहा हूं। भाई के मुंह पे तो वो खुशी चलिए, है, यही मौक़िफ़ था आज हंसी ज़रीन है, आफरीदी मुस्कुराहट साहब का। है। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, क्योंकि मेरा बंगला है, ना गाड़ी है, ना मेरे पास पैसे खोने का डर है, मेरे पास कुछ नहीं है। बट प्राइसेस, मैं बिल्कुल आखिरी में सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी जो शुकूक शुबात थे ना थोड़े बहुत, कि अलीमीन गंडापुर साहब को रखना डाल सकते हैं, बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने एक्ट किया और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जिसकी जो बेहतरी है उसे वहाँ पर सराहा जाना चाहिए। और उन सियासी जमातों का भी कि जिन्होंने एटलीस्ट पार्टिसिपेट ज़रूर किया, फिर चाहे उनके वोट थे या नहीं थे, वो जमहूरी अमल का हिस्सा ज़रूर बने। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।